गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने चैप्टर नंबर 8 ख़त्म करके क्लास 6 को ख़त्म कर दिया था। ठीक, और ये चैप्टर हमारा है पर्यावरण। चैप्टर हमारा है पर्यावरण। तो क्या पर्यावरण को अच्छे से हम समझते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या। हमारे दैनिक जीवन में डेली उपयोग होता रहता है कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, अपने पर्यावरण को साफ रखिए। तो पर्यावरण का इतना यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में, तो हमको ये समझना आवश्यक बन जाता है कि आखिर पर्यावरण है क्या। ठीक, तो पर्यावरण, देखो पर्यावरण जो है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। ठीक है, ठीक, पर्यावरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। ओके, यह जो है पर्यावरण शब्द, इन्वायरमेंट जो शब्द है यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच की कौन सी भाषा से लिया गया है, फ्रेंच की भाषा से लिया गया है इन्वायरनेट से। ठीक है, फ्रेंच भाषा के शब्द ये इन्वायरनेट से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, मतलब हमारे आसपास, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पड़ोस बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। तो पर्यावरण हमारा क्या है, इसको हम जानने से पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण जो है इसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो कि यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के एनवायरनेट से बना हुआ है। ठीक है, एनवायरनमेंट का अर्थ हिंदी में क्या होता है, पड़ोस। ठीक, तो पर्यावरण क्या है, अब आओ इसको हम परिभाषित करते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो हमने पड़ोस को समझा कि इन्वायरनेट का मतलब होता है पड़ोस। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी प्राणी के चारों ओर उपस्थित लोग, ठीक है, वस्तु, स्थान और प्रकृति। ठीक है, इन सब के मिलने से जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। देखो हम लोग ना बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में ऐसा समझेंगे कि एक बार समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं दोबारा। ठीक, तो पर्यावरण है क्या, पर्यावरण किसी प्राणी के चारों ओर, मान लो एक, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे चारों ओर जो भी वस्तुएं होंगी, ठीक, जैसे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर कैमरा है जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, यहाँ पर मैप वगैरह लगे हुए हैं, टेबल कुर्सी रखी हुई है, पानी की बोतल रखी हुई है, मार्कर है मेरे पास। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी बल्ब लगी हुई है, जितने भी आसपास की चीज़ें हैं, इन सभी को मिलाकर एक पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। जैसे कि मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, क्लासरूम में आप बैठे हो, आपके अगल बगल कई सारे लोग हैं और कई सारे बच्चे बैठे हैं, तो लोग हुए। ठीक, तो लोग, अब उसके बाद कई सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, जैसे टेबल कुर्सी, वाइट बोर्ड, और उसके बाद मार्कर, फैन, ठीक है, कई सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो वो भी तो आपके पर्यावरण का एक भाग है। फिर वहाँ पर कई सारे स्थान होंगे, जैसे लेफ्ट राइट, ठीक है, कई सारे स्थान छूटे होंगे, कई सारे स्थान होंगे। तो उसके बाद वहाँ पर कुछ प्रकृति का भी वो होगा, प्रकृति का भी कुछ इंक्लूडन होगा, जैसे वहाँ पर हवाएं चल रही हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो ये सब तो प्रकृति हमको देती है ना, हवा, जल, प्रकाश, ये सब तो प्रकृति हमको देती है। तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं, ठीक है, एक बिंदु पर, तो उसी से हमारा पर्यावरण का जो है निर्माण होता है। ठीक, तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण क्या है, तो आप क्या बताओगे कि किसी प्राणी के चारों ओर, ठीक, किसी प्राणी के चारों ओर, देखो इस प्राणी में केवल मनुष्य ही नहीं आएंगे,
केवल मनुष्य ही नहीं आएंगे, कोई भी जीव जंतु आ सकता है, कोई भी कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके चारों ओर उपस्थित लोग, वस्तु, स्थान और प्रकृति के मेल को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक। अगर अब आपसे कोई पर्यावरण के बारे में पूछे तो आप बता लोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं पर्यावरण के प्रकार, ठीक है। आखिर पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो पर्यावरण देखो दो प्रकार के होते हैं। तो पर्यावरण देखो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। तो आओ हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, ठीक है। देखते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण उसे कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा हमको दी जाती है, ठीक है, जिसका निर्माण जो है प्रकृति करती है, उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, ठीक। अब जैसे बताइए कि प्रकृति ने किस किस चीज़ों का निर्माण किया है। प्रकृति ने स्थल का निर्माण किया है, जल का निर्माण किया है, वायु का निर्माण किया है, ठीक है, जीव जंतुओं का निर्माण किया है, ठीक। इन सब चीज़ों का निर्माण प्रकृति ने ही किया है ना। तो इसी को मिलाकर हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जिसमें स्थल, जल, वायु, जैव दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब इसमें सजीव भी आते हैं और निर्जीव भी आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, सजीव भी आते हैं और निर्जीव भी आते हैं, ठीक। देखो, इस जैव में सब आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी आ जाएंगे। तो ये सब तो जो जिंदा वस्तुएं, अच्छा निर्जीव हमको किसको बोलते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती हैं, जैसे टेबल, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, इसमें तो कोई जान नहीं है, ठीक है। तो ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे स्थल, स्थल में कोई जान नहीं है, जल में कोई जान नहीं है, वायु में कोई जान नहीं है, इसलिए ये सब निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है। जबकि सजीव वस्तुएं वो होती हैं जिसमें जान होती है, ठीक है, वो सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे पेड़ पौधों में भी जान होती है, अगर पेड़ पौधों को आप काट दो तो वो सूख जाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ये करते हैं। कीड़े मकोड़ों में जान होती है, मनुष्यों में जान होती है, ठीक है, कोई भी अदर जीव है उसमें जान होती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सजीव होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो प्रकृति द्वारा हमको दी जाती है, जिसके अंतर्गत स्थल, जल, वायु और जैव आते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो, इसका अर्थ क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आप लोग को, आई ना। चलो ठीक है। तो अब देखो स्थल, स्थल क्या है, स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल ही स्थल का भाग है ना, स्थल मंडल का ही भाग स्थल है, तो स्थल मंडल। अब आओ हम इन सब चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में देखा है, ठीक है, पिछली कक्षाओं में हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा है, जल मंडल के बारे में पढ़ा है, वायुमंडल के बारे में पढ़ा है और जैव मंडल के बारे में पढ़ा है। लेकिन इस कक्षा में हम थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं और इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, ये है क्या। इसलिए मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बोला था कि आप बहुत अच्छे से पिछली कक्षाओं को पढ़िए। अगर आप पिछली कक्षाओं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगे समस्या नहीं होगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें
और आसान होती जाएंगी, क्योंकि अगर आप जब पीछे का पढ़े हो तो अगला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मेरी वीडियो को पिछली क्लासेस को जो भी जितने भी व्यक्ति हों पिछली क्लासेस को मिस किए हों, वो बहुत ही ज़रूरी है उन सब वीडियो को जाएं देख कर आएँ, फिर इस वीडियो को देखें। नहीं तो इसको एक बार देख लें, फिर जाएं पिछली कक्षाओं को देख कर आएँ, फिर इसको देखें। आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था इसके पहले स्थल मंडल के बारे में? स्थल मंडल जो है ठोस चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, स्थल मंडल ठोस चट्टानों से मिलकर बना है। यह शैल और खनिजों से मिलकर बना है। ठीक है, स्थल मंडल क्या है? ठोस चट्टानी खंड है। यह शैल और खनिजों से मिलकर बना है। इसकी बाहरी परत जो है मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना है। ठीक, अरे देख लो, जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं, जहां हम लोग खड़े हैं, जिस भूभाग पे हम खड़े हैं वह स्थल मंडल है। ठीक है, जिस भूभाग पे हम लोग खड़े हैं उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। ये तो ठोस है ना, कोई नरम तो है नहीं कि इसको मारो टूट जाएगी, और ये चट्टानी भागों का बना है, ठोस और चट्टानी भागों का बना है। ठीक है, यह इसका निर्माण कैसे हुआ है? खनिज और शैल जब मिले हैं तो खनिज और शैल मिलकर जो है स्थल मंडल का निर्माण किए हैं। अभी इस खनिज और शैल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ने और मानवीय निर्मित पर्यावरण पढ़ने के बाद हम खनिज और शैल के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चट्टानों के ऊपर हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की पतली परत पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई है। तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ये हमारा स्थल मंडल है। और ये इस स्थल मंडल पे हमको कई प्रकार के स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्थल देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब सारे स्थल का ही भाग हैं, ये सब सारे स्थल ही हैं। ठीक, तो इतनी बात आई समझ में आप लोग को स्थल मंडल के बारे में। अब आओ अगला हम जल मंडल के बारे में देखते हैं। देखो, आओ हम अब जल मंडल के बारे में देखते हैं। जल मंडल, ठीक है, तो जल मंडल क्या है? यह जलीय क्षेत्रों का भाग है। ठीक है, जहाँ पर बृहद जल क्षेत्र पाए जाते हैं, बहुत बड़े जल क्षेत्र पाए जाते हैं, उसी को हम जल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? नदियाँ आती हैं, झील आता है, तालाब आता है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? नदियाँ आती है, झील आता है, तालाब आता है, महासागर आते हैं। ठीक है, इसको हमने देखा, जल मंडल को हमने देखा कि जल मंडल क्या है? जलीय, बृहद जलीय, बृहद जलीय क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। जल मंडल के अंतर्गत नदियाँ आती हैं, झील आता है, तालाब आता है और महासागरें आती हैं। ठीक है, नदियाँ क्या है हम जानते हैं, जैसे हमारी गंगा नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, जो एक स्रोत से निकलती हैं और दूसरे स्रोत में प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, झील का निर्माण ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है महासागर क्या होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के महासागरों के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो ये जल मंडल हो गया हमारा, जलीय क्षेत्र हो जो होता है उसको हम जल मंडल बोलते हैं। अब आओ अगला हम अपना वायुमंडल देख लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। ठीक, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल क्या है, हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षाओं में?
गैसों का आवरण, ठीक है, गैसों का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है। तो ऐसे गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर गैसों द्वारा घिरा हुआ है। देखो गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं, कई सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कई सारी गैसें हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब गैसों से मिला करके ये सब गैस मिल करके गैस कई सारी गैस बनाती हैं, और यही सब जो है पृथ्वी के वायुमंडल में, मतलब पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई हैं, तो इसी को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और यह जो वायुमंडल है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधी रहती है पृथ्वी से, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से बंधी रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उस बल को कहते हैं जिसके द्वारा कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर खिंचाव बल आरोपित करती है, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लो, अगली कक्षाओं में और अच्छे से आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक। अभी आप लोग केवल इतना ही समझ लो कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर जो खिंचाव रखती है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कई सारी गैसें हैं, ये सब गैसें मिलकर के पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और ये गैसें पृथ्वी से बाहर क्यों नहीं निकल जाती? आपका सवाल हो सकता है ना, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर आप ये बोल रहे हैं कि जो गैसों का आवरण है, जो गैसें हैं सारी, ये सब पृथ्वी को चारों ओर से घेर करके वायुमंडल का निर्माण कर रही हैं, तो ये गैसें पृथ्वी से बाहर क्यों नहीं चली जा रही हैं? ये गैसें पृथ्वी से बाहर इसीलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम करता है। पृथ्वी जो है अपनी ओर इन सभी वस्तुओं को खींचे हुए है, इसलिए ये तो ना तो बाहर जा सकती हैं, ठीक, बाहर नहीं जा पाती। इसी को हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। कई सारे धूल कण पाए जाते हैं, जैसे कोई भी चट्टान वगैरह टूटी, उससे जो धूल कण निकला, कोई भी राख है, ये भी धूल कण का ही एक हिस्सा है। तो इसमें जो है वायुमंडल में कई सारे धूल कण, राख, गैसें आदि पाई जाती हैं, ठीक। वायुमंडल के बारे में हमने जाना। अब आओ हम अगला जैवमंडल के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जैवमंडल वह स्थान होता है ठीक, मान लो यह स्थल मंडल है, यह जलमंडल है और यह वायुमंडल है, ठीक। तो इन सब तीनों जगहों को मिला करके, ये सब तीनों स्थानों पर जहाँ एक बिंदु पर जिस स्थान पे ये तीनों मिलेंगे उसी को हम जैवमंडल बोलते हैं, ठीक। जहाँ पर स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल मिलते हैं उस स्थान को हम जैवमंडल बोलते हैं। ऐसे तो स्थल अलग है, स्थल जलमंडल अलग है, वायुमंडल अलग है, लेकिन एक स्थान ऐसा होगा जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं। जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जल भी है, ठीक है। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर जल भी है, स्थल भी है, वायु भी है, ठीक है। इन सब तीनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा जैवमंडल, ठीक। तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत टोटल क्या क्या आ गया, चलो इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ये मान लो हमारा एक प्राकृतिक पर्यावरण है, इसके अंतर्गत स्थल आया, जल आया, वायु आई, ठीक है, और जैवमंडल आया, जैव आया, ठीक है। इन सभी को मिलाकर क्या है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। इसमें ये तीनों क्या हैं,
निर्जीव हैं और ये क्या है, सजीव है। तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं से मिलकर बनी है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, हमारा सजीव और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्थल मंडल को देखा, जल मंडल को देखा, वायुमंडल को देखा, जैवमंडल को देखा। अब हम आगे चलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की भी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। ठीक, अब हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखा, अब हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, ऐसा पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव अपने क्रियाकलापों को करते हैं, वह जो है मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि एक धान का खेत है। ठीक है, देखो धान का खेत है, इसमें क्या है, मनुष्य ने चारों तरफ से इसकी मेड़ बांधी। ठीक है, इसको एक शेप में लाया, चारों तरफ से इसमें पानी ढीला। ठीक है, इसमें पानी को डाला। ठीक है, इसमें पानी को डाला, उसके बाद इसमें धान लगाया। ठीक, इसमें धान लगा के इसमें खाद दिया जा रहा है, पानी दी जा रही है, आदि देकर इसको देखा जा रहा है। तो क्या है यह पूरा पर्यावरण क्या है, एक मानव निर्मित पर्यावरण है। इसको कोई प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसको मानव ने बनाया है। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण हमको समझ में आया, ऐसा पर्यावरण जो मानव द्वारा बनाया गया। अब आप जितना भी उदाहरण ले लो, चाहे सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे इमारतों का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, मस्जिद। ठीक है, जितनी भी कलाकृतियां या स्थलाकृतियां हम लोग देखते हैं, जितनी भी कलाकृतियां हम लोग देखते हैं मनुष्य द्वारा निर्मित। ठीक, चाहे वह एफिल टावर हो या चाहे वह बुर्ज खलीफा हो। ठीक है, सारी चीजें जो है मानव द्वारा निर्मित की गई हैं। तो मानव द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्थलाकृतियां कहते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग को आई समझ में। अब आओ, अब देखो, एक आओ हम लोग चित्र बनाते हैं। ठीक, ये मान लो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा, ये मान लो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, स्थल है, जल है, वायु है और जीव है। जीव में सभी प्रकार के जीव आ जाएंगे, मानव, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, हमारा सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, जिसमें निर्जीव पदार्थ ये हैं, सजीव ये हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण वो है जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना होता है, उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि स्थल, जल, वायु, जीव। ठीक है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं। ठीक, अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, मान लो ये मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, इसके अंतर्गत आएगा इमारतें, सड़कें, कंपनी, कार, ये सब मानव द्वारा निर्मित हो रहे हैं ना, खेत। ठीक है, तो ये सब मानव निर्मित हो रहे हैं, तो इनके द्वारा जो आकृतियां बनेंगी उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं।
ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो हमने इसमें पढ़ा क्या क्या, हमने पढ़ा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार पढ़े, ठीक है, पर्यावरण के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने पढ़े कि पर्यावरण के प्रकारों में प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। अब देखो इतना हमने पढ़ा, प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल के बारे में पढ़ा, ठीक। अब देखो क्या था, शुरू शुरू में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। शुरू में क्या था कि जब मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, कि जब मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, प्रारंभिक मानव, ठीक है, प्रारंभिक मानव, हम किसके वंशज हैं, मानव का को क्या होमो सेपियंस, ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे होमो सेपियंस वगैरह के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही देख लेते हैं। जब मानव प्रारंभिक अवस्था में था तो वो क्या करता था, उसके पास जो है प्रौद्योगिकियाँ नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी। प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब मानव प्रारंभिक अवस्था में था तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या था, वह पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। वह पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। जैसे वह जंगलों में रहता था, जंगलों से उसको जो भी प्राप्त होता था, जैसे फल फूल, ठीक है, फल बीज, जो भी जंगलों से उसको प्राप्त होता था वो उसी का सेवन करता था और प्रकृति के सारे नियमों को मानता था, इसका उल्लंघन नहीं करता था, ठीक है। प्रकृति जो भी इन मनुष्यों को देती थी वो उसी पर आश्रित होते थे। किंतु आगे चलकर जब मनुष्यों ने प्रौद्योगिकी का विकास शुरू किया, जब धीरे धीरे मनुष्यों ने टेक्नोलॉजी का विकास शुरू किया, ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या किया, प्रकृति को जो है असंतुलित करने लगे, प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने लगे, ठीक है। इन्होंने प्रकृति को जो है अपने हिसाब से परिवर्तित करने लगे। पहले क्या था, पहले जैसे कोई ठंडा इलाका है तो ठंडा प्रारंभिक टाइम में, प्रारंभिक जो मानव था, ठंडा इलाका है तो मनुष्य अपनी किस्मत समझकर उसी इलाके में रहता था और उसी इलाके के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता था, ठीक है, उसी इलाके के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता था। लेकिन जब मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, अब मनुष्य वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर हीटर लगा लेता है, ठीक है, जिससे उसको ठंड में भी गर्मी का एहसास हो, या अगर कोई गर्मी का स्थान है तो वहाँ पर कूलर लगा लेगा, एसी लगा लेगा, ठीक है। तो अपने वो पर्यावरण का जो है अपने अनुसार वह अब परिवर्तित करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब इस परिवर्तन के कारण जब ये काफ़ी हद तक बढ़ गया, जब ये परिवर्तन काफ़ी हद तक बढ़ गया तो क्या हुआ, तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा, ठीक है, पर्यावरण को जो है नुकसान होने लगा, इससे पर्यावरण का क्षरण होने लगा, ठीक है। जीव जंतुओं में जो है असंतुलन होने लगा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में क्या हुआ, असंगतियां आने लगी, ठीक, असंगतियां होने लगी। तो क्या है कि धीरे धीरे हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो गया, ठीक, प्रदूषण की ओर बढ़ गया, ठीक। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। तो इससे क्या हुआ, इससे कई सारी समस्याओं उत्पन्न हो गई, जैसे स्वास्थ्य संबंधी और भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, ठीक। तो फिर अब क्या किया जा रहा है, अब मानव को देखो क्या करना चाहिए। देखो पर्यावरण और मानव एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों को एक दूसरे से, मान लो ये मानव है, मान लो ये मानव है, ये पर्यावरण है, तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग अगर इन दोनों को रखो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों जो है बिना मानव जो है बिना पर्यावरण के सहयोग के कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। इस कारण मानव को पर्यावरण का सहयोग करना चाहिए, पर्यावरण अनुरूप कार्य व्यवहार करना चाहिए,
ठीक है। पर्यावरण में अधिक बदलाव नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा कार्य करना चाहिए जो पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। तो आओ अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और वो लास्ट टॉपिक कौन सा होगा? अब हमारा अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो पारिस्थितिक क्या है? देखो, जीव जंतुओं का आपस में अंतःक्रिया के साथ प्रकृति के साथ भी अंतःक्रिया होना, ठीक है, पारिस्थितिक कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जीव जंतुओं का आपस में अंतःक्रिया के साथ प्रकृति के साथ भी अंतःक्रिया पारिस्थितिक कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऊर्जा तथा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो आओ अब हम पारिस्थितिकी के बारे में समझते हैं कि पारिस्थितिक है क्या। तो कुछ जीव जंतुओं का आपस में अंतःक्रिया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंतःक्रिया को समझिए। जैसे कोई जीव जंतु है, वो आपस में क्रियाएं कर रही हैं। ठीक है, आपस में कौन सी क्रियाएं कर रही हैं? जैसे मान लो शेर जो है वो निर्भर है बकरी पर। ठीक है, आपस में क्रिया कर रही है तभी शेर जिंदा है। जैसे मान लो शेर है, वह बकरी को खा करके अपने ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। अगर ये ऊर्जा नहीं ले, अगर ये बकरी को नहीं खाए तो इसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो शेर मर जाएगा। ठीक है, तो ये शेर जो है अपनी ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ से पूरी कर रहा है? बकरी से। ठीक है, तो यह क्या हुआ? यह अंतःक्रिया हुई कि नहीं हुई? उसी प्रकार जैसे बकरी है, बकरी जो है वो घास पर निर्भर है। ठीक है, तो घास कैसे होते हैं? घास हमको प्राकृतिक द्वारा मिलते हैं, प्रकृति द्वारा मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जीव जंतु जो हैं आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अकेले अकेले किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर शेर को हटा दो तो बकरियों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, अगर बकरी को हटा दो तो घास की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सारी भी जीव जंतु जो हैं वो अपना, इनका अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है, इन सभी का एक साथ में अस्तित्व है। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और एक दूसरे से अंतःक्रिया करती हैं। ठीक है, अंतःक्रिया अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को इनका पूरा करती है। इनकी ऊर्जा की जो ज़रूरतें होती हैं इनकी अंतःक्रिया के द्वारा ही संपूर्ण होती हैं। इसके साथ ही ये जीव जंतु देखो, ये जीव जंतु आपस में तो अंतःक्रिया कर ही रही हैं, किंतु प्रकृति के साथ भी अंतःक्रिया कर रही हैं। जिस समय ये जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उसी समय प्रकृति द्वारा इनको प्रकाश दी जा रही है, इनको पानी दिया जा रहा है, इनको हवा दी जा रही है। ठीक है, हमने पढ़ा था प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, तो प्रकृति द्वारा ये सब इनको दी जा रही है। तो उसी समय ये प्रकृति से भी अंतःक्रिया कर रही हैं। ठीक है, और यही हमारा पारिस्थितिक कहलाता है।
ठीक है। इनके अंतर्गत ऊर्जा तथा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। जैसे कि मान लो कोई भी दो जंतु है, एक जंतु दूसरे जंतु को खाया, ठीक है। मान लो एक ये जंतु है और एक ये है, इसने ये ए है ये बी है, ए ने बी को खाया, ठीक है। तो ए जब बी को खाएगा तो इसकी जो है खाने के बाद इसको ऊर्जा प्राप्त होगी और पदार्थ, ठीक। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण हो रहा है ना, ठीक है। ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है। तो हम परिस्थिति के बारे में समझ गए ना। परिस्थिति क्या है कि जीव जंतु आपस में अंतःक्रिया के साथ, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें ऊर्जा और प्रकाश पदार्थ का स्थानांतरण होता है, उसको हम पारिस्थितिक कहते हैं, ठीक। तो आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 1 में हमने जो है पर्यावरण के बारे में देखा और पारिस्थितिक के बारे में देखा, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमने देखा। पर्यावरण की हमने देखा, पर्यावरण जो है फ्रेंच भाषा से निकला हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हम सबने देखा, ठीक है। तो हम अब अपनी अगली कक्षा चैप्टर नंबर 2 कल पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो हम कल पढ़ेंगे। और आज ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म होती है। चैनल को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।